गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम इन द इंडियन पॉलिटी क्लासेस ऑफ द रुचिका ट्यूटोरियल्स। आज की जो मेरी क्लास है वो है प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आप मेरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस पे वीडियोस स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि इससे पहले मैं आपको जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझा रही थी कि कैसे कंपनी रूल और कैसे ब्रिटेन गवर्नमेंट के अंदर हमारे यहाँ स्लोली कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुए, लोगों के अंदर पॉलिटिकल अवेकनिंग आई और वो फुल्ली स्वराज की बात करने लगे, फुल इंडिपेंडेंस की बात करने लगे। आज का वीडियो प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैटर है बिकॉज प्रीएम्बल एक तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मिरर है, आईना है। जो हम प्रीएम्बल के अंदर एक एक वर्ड है वो हमें रिफ्लेक्ट करके बताते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से है। चलिए वी विल स्टार्ट आवर न्यू वीडियो। सो उसकी हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्ट किया था और इस रेजोल्यूशन को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन करने के लिए ब्रिटेन गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई थी, उसको प्रेजेंट किया था 13 दिसंबर 1946 को लेके। बिकॉज उनका ये मानना था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने अपने जो विचार थे उसको एक रेजोल्यूशन में ड्राफ्ट करके उसको प्रेजेंट कर दिया। जो उनका वो ड्राफ्ट था उस ड्राफ्ट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट कर लिया 22 जनवरी 1947 के अंदर। और उसके बाद जब हम आज़ाद हुए और जब एक फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जिसके हेड बने, जिसका मेन काम था हमारे न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना, उन्होंने उस ड्राफ्ट की डीपली स्टडी करी और उस ड्राफ्ट को अपना बेस बना करके कॉन्स्टिट्यूशंस की डिफरेंट आधार रखे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए। तो एक बेसिक आइडिया था वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से उनको मिला। अब जो हमारा प्रीएम्बल है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज अगर हम प्रीएम्बल को रीड आउट करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस को ले करने के पीछे, उसको बनाने के पीछे क्या क्या आइडियाज़ शामिल थे। ये जो हमारा प्रीएम्बल है ये एक तरह से क्लियर करता है कि इंडिया स्टेट, जो इंडियन स्टेट है मतलब पूरी कंट्री है, उसका नेचर कैसा होगा, वो कैसा रोल करेगी, क्या फंक्शंस होंगे। ये एक तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी है। और जो प्रीएम्बल है ये एक तरह से बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का इन्फ्लुएंस जोन क्या है, ये कहाँ तक ये लोगों को इफ़ेक्ट कर सकता है। तो प्रीएम्बल जो एक तरह से हम कह सकते हैं इंट्रोडक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये अगर हम उनके एक वर्ड्स को डीपली समझेंगे तो समझ में आएगा कि हमें बहुत कुछ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन केवल प्रीएम्बल रीड आउट करने से ही समझ में आ जाएगा। पहला कीवर्ड जो कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये जो कंसेप्ट है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये एक तरह से आयरलैंड और अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था कि हम भारत के लोग अपने संविधान को अंगीकार कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि ये संविधान हम लोगों के लिए बना है। तो ये जो वर्ड है ये आइडेंटिफाई करता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है पीपल्स के लिए है, पब्लिक के लिए और उनके वेलफेयर की बात करेगा। नेक्स्ट कीवर्ड जो इसका आएगा सोवरेन। अगर हम हिंदी में बोलें तो बोलेंगे संप्रभु। संप्रभु मतलब यहाँ के मालिक यहाँ के नागरिक हैं, जो नागरिक हैं वो यहाँ के मालिक हैं। अब इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, इंडिपेंडेंट कंट्री है और वो इंडिया अब किसी के डोमेन में नहीं है, किसी की कॉलोनी नहीं है। ऑल्दो इंडिया यूएनओ का मेंबर है, ऑल्दो इंडिया कॉमनवेल्थ का भी मेंबर है, कॉमनवेल्थ जिसका हेड ब्रिटेन है, लेकिन मेंबरशिप होने से वो उनका डोमेन नहीं बन गया है, उन पे प्रतंत्र नहीं है। इंडिया अब स्वतंत्र है और वो इंडिपेंडेंट होकर अपने डिसीजन खुद ले सकता है। तो सोवरेन मतलब संप्रभु, यहाँ के सोशलिस्ट जो वर्ड है ये एक तरह से कंसेप्ट है जो गांधीयन फिलॉसफी को बताता है। बिकॉज जो गांधी जी थे वो सोशलिज्म मतलब ऑल सोसाइटी के हर सेक्टर की इक्वलिटी की बात करते थे। तो जो सोशलिस्ट वर्ड था इनिशियली हमारे प्रीएम्बल में नहीं था। 42 एक अमेंडमेंट हुआ, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और उसके अंदर सोशलिस्ट वर्ड हमारे इंडिया के प्रीएम्बल में जोड़ा गया, जो बहुत कुछ मार्क्सियन और गांधीयन सोशलिज्म से प्रेरित था। कि वो बात करते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर सोसाइटी के सब सेक्टर्स इक्वल है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट वर्क करेगी। और ये जो सोशलिस्ट वर्ड है ये समहाउ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो हम अपने आगे वीडियोस में आपसे डिस्कस करूँगी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हमारे स्टेट्स की सोशल ड्यूटीज़ होती हैं
उस वर्ड उसमें ये इंक्लूड होता है। मतलब ये भी स्टेट्स गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ है कि वो सोसाइटी के हर पीपल के वेलफेयर की बात करे और कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं करे लोगों के अंदर कास्ट को लेकर। सेक्युलर वर्ड अगेन, इस वर्ड को इनिशियली हमारे प्रीएम्बल में यूज़ नहीं किया गया था। ये सेक्युलर वर्ड आया था हमारे 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर। सेक्युलर वर्ड का मतलब होता है कि हमारे यहाँ कोई भी रिलीजियन, कोई भी मतलब हमारे यहाँ कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है। भारत जो देश है वो सभी धर्मों के प्रति समान है। हमारे सेक्युलर जो वर्ड है यहाँ पर हमें याद दिलाता है हमारे फंडामेंटल राइट्स में, जहाँ हमारे पास राइट टू रिलीजन है जो 25 से लेके आर्टिकल 28 तक चलते हैं। जब हम उसकी डिटेल स्टडी करेंगे फंडामेंटल राइट में तो इस चीज़ को और समझ में आएगा। और सेक्युलर से मतलब ये है कि भारत का अपना कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, सब धर्म के संप्रदाय के लोग यहाँ पर इक्वल है, उनको आगे इक्वल बढ़ने की इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है। और एक तरह से हमारे इंडिया के अंदर पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है कि वहाँ पर हर धर्म के लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी हर जगह। धर्म के बेसिस पे कोई डिसमार्केशन या डिस्क्रिमिनेशन किसी के बीच में नहीं किया जाएगा। डेमोक्रेटिक मतलब जो रियल पावर है, लोकतंत्र, रियल पावर लोगों के हाथ में है। कि एक डेमोक्रेटिक दो तरह की होती है, डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, एक तो होती डायरेक्ट, एक होती इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जहाँ होती है, जो स्विट्जरलैंड में समय चल रही है, जहाँ लोग बात करते हैं रेफरेंडम की, इनिशिएटिव की, रिकॉल की, वो खुद ही हर चीज़, मतलब स्विट्जरलैंड के हम एग्जाम्पल में देखें तो वहाँ लोग ओपनली लोकमत, पब्लिक रेफरेंडम मतलब लोकमत, वहाँ पब्लिक ओपनली गवर्नमेंट के हर मैटर्स में पार्टिसिपेट करती है, ओपनली वहाँ वोटिंग चलती है। वो वहाँ पॉसिबल है बिकॉज स्विट्जरलैंड बहुत छोटा सा देश है, पॉपुलेशन बहुत कम है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या है, यहाँ पर अगर हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है कि रिप्रेजेंटेटिव, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की तरह से बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, कि हम जो वहाँ के जो पर्टिकुलर नेशन के लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव आगे बढ़ के गवर्नमेंट बना रहे हैं। तो इंडिया के अंदर हम बात करें तो क्या होता है, हम एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह, हमारा रिप्रेजेंटेटिव हम इलेक्ट करते हैं लोकसभा के अंदर, हमारा रिप्रेजेंटेटिव हम इलेक्ट करते हैं स्टेट विधानसभाओं के अंदर। अब ये जो लोकसभा के मेंबर है और ये जो विधानसभा के मेंबर्स है, इकट्ठे विधानसभा के मेंबर्स राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस हो रहा है। और ये तीनों सदन के लोग मतलब राज्यसभा, लोकसभा और स्टेट विधानसभा के मेंबर्स मिलकर के राष्ट्रपति का इलेक्शन करते हैं इनडायरेक्ट। तो हमारे यहाँ क्या है कि जो अल्टीमेट पावर है वो पीपल्स के हाथ में है। और हम बात करते हैं इलेक्शंस की, और यहाँ डेमोक्रेसी का मतलब ये हो रहा है कि यहाँ लोगों को पॉलिटिकल राइट्स मिले हुए हैं, यहाँ लोगों के अंदर पॉलिटिकल राइट्स को लेके कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बिकॉज यहाँ बात हो रही राइट टू वोट की। और राइट टू वोट यहाँ हर एक नागरिक जो 18 ईयर से अबव है उसको मिल रहा है। फिर रिपब्लिक को हम बोलेंगे जहाँ गणतंत्र, हिंदी में बोलेंगे गणतंत्र, मतलब जो हेड ऑफ द नेशन है वो उसका हम इलेक्शन कर रहे हैं। तो हमारा हेड ऑफ द नेशन कौन हो गया, राष्ट्रपति। हम राष्ट्रपति का नो डाउट इलेक्शन कर रहे हैं, वो इनडायरेक्टली ही सही, वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के थ्रू इलेक्ट हो रहा है, लेकिन वो इलेक्ट हो रहा है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति का वर्ड वंशानुगत नहीं है। तो हम हर 5 साल के अंदर अपने लिए नया राष्ट्रपति इलेक्ट करते हैं या हम इलेक्शंस कॉल करते हैं, और हमारे यहाँ राष्ट्रपति 1-2 बार अपने पद पे रह सकता है। जस्टिस, तो जस्टिस का मतलब प्रीएम्बल में आता है 3 तरह से, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब सोसाइटी के अंदर सब पीपल इक्वल है, किसी के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं होगा, कलर, कास्ट, रिलीजन, सेक्स को लेकर के सब बैकवर्ड सोसाइटीज़ के लोग भी इक्वल है। इकोनॉमिकल जस्टिस मतलब जो प्रॉपर्टी है, जो मतलब जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उस पर दोनों ही सेक्शंस मतलब रिचर और पुअर, वीकर या स्ट्रॉन्गर, सभी सेक्शन का इक्वल कंट्रोल होगा। और जो इनइक्वालिटीज़ होंगी वो स्टेट की ड्यूटी बनेगी कि उन इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करे। और पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब जाएगा कि पीपल्स के पास राइट टू वोट है, वो सब तरह के पब्लिक ऑफिसेज यूज़ कर सकते हैं, और इवन गवर्नमेंट के समय गवर्नमेंट में ज़रूरत होगी तो वो गवर्नमेंट के मेजर्स के अगेंस्ट अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं। तो ये बात हो गई पॉलिटिकल जस्टिस की। और जो आइडिया है जस्टिस का, ये हमने इंस्पायर होकर लिया था रशियन रेवोल्यूशन से, बिकॉज रशियन रेवोल्यूशन के अंदर भी ये बात आई थी सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस की। फिर लिबर्टी मतलब हमें सोचने की आज़ादी, हमें एक्सप्रेशन करने की आज़ादी, हमें कुछ भी मानने की आज़ादी,
किसी में बिलीव रखने की आज़ादी और वर्शिप की आज़ादी। ये इनडायरेक्टली इंडिकेट करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को, जो राइट टू लिबर्टी है, जहाँ हमें स्वतंत्रता दी जा रही है। और जो लिबर्टी वाला कंसेप्ट है, ये हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया था, बिकॉज पहली बार ये वर्ड फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय ओरिजिनेट हुआ था कि स्वतंत्रता क्या होती है और नागरिकों की स्वतंत्रता की कितनी अहमियत होती, कितनी ज़रूरतें होती। इक्वालिटी मतलब यहाँ पर किसी भी कास्ट की स्पेशल सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई भी कास्ट स्पेशल नहीं है, कोई भी सेक्शन स्पेशल नहीं है, सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा। और इक्वलिटी हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी है, राइट टू इक्वलिटी, जो हम बात करते हैं आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 के बीच के अंदर, और ये एक तरह से हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी आता है। और इक्वलिटी की जो बात हम करते हैं, ये स्टेट के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी आता है कि स्टेट के लिए सब पीपल इक्वल हैं, तो वो सबके वेलफेयर की बात करेगा। और अगेन ये इक्वलिटी का कंसेप्ट भी हमने फ्रेंच रिवोल्यूशन से लिया था। फर्टर्निटी मतलब भाईचारा, ब्रदरहुड, कि इंडिया के जो लोग हैं आपस में भाई हैं, दे हैव द स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इन दैम, और वो भाई की तरह एक दूसरे के साथ रहेंगे। और ये एक तरह से इंडिया की यूनिटी की बात करता है कि इंडिया अपने आप पे यूनाइटेड है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये इंटीग्रिटी जो पर्टिकुलर वर्ड है, ये हमने 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा, एक्ट्स के थ्रू लिया था। और अगेन ये इंटीग्रिटी वर्ड भी फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर है। इंटीग्रिटी मतलब अखंडता की बात करता है, अखंड भारत की बात करता है, एक भारत की बात करता है कि जो भारत के नागरिक हैं वो एक हैं, वो अलग अलग नहीं है, वो एक है। वो कोई संप्रदाय विशेष के नहीं है, वो कोई राज्य विशेष के नहीं है। वो क्या कहलाएंगे? वो एक नागरिक भारत का ही कहलाएगा। वो कोई राजस्थान का नागरिक नहीं कहलाएगा, वो कोई मध्य प्रदेश का नागरिक नहीं कहलाएगा। तो वो बात करेगा कि वो क्या है, भारत का नागरिक है। ये हमारे प्रियम्बल के कुछ कीवर्ड्स हैं जो हमारे इंडिकेट करते हैं कि हमारा प्रियम्बल किस बारे में बात करता है। हमारा प्रियम्बल बेस उस फिलॉसफी पे और फंडामेंटल वैल्यूज़ पे जो बात करता है, पॉलिटिकल, मॉरल और रिलीजियस की। और यही चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को और स्ट्रॉन्ग करती हैं। ये एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के एक नोबल विज़न को बताता है कि जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने कितनी अच्छी सोच लेके हमारे संविधान का निर्माण किया था। वो क्या क्या सोचते थे, बिकॉज वो बहुत लंबे टाइम से ब्रिटिश काल में थे और वो प्रतंत्रता से झेल रहे थे। वो देख रहे थे कि किस तरह से इंडियंस के साथ इनइक्वल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो उनका विजन इतना स्ट्रांग हो गया था कि वो ये चाह रहे थे कि जो स्वतंत्र भारत हो तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन ही इतना पावरफुल हो कि लोग अपने आप को प्राउड फील कर सके, लोग अपने आप को स्ट्रांग फील कर सके। और ये सभी ये जो की वर्ड्स हैं, ये जो प्रियम्बल है, ये एक तरह से प्रेजेंट करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का विज़न, कि वो बता रहे हैं कि इंडिया का ये आर्टिकल 368 कहता है कि पार्लियामेंट के पास एक पावर है कि यहाँ आर्टिकल 368 भी मैंने मेंशन किया है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 पार्लियामेंट स्पेशल मेजोरिटीज़ के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। जो इम्पॉर्टेंट केस है प्रियम्बल के, उसमें पहला आता है बैरू-बैरी यूनियन केस। इस केस के अंदर पहली बार ये बात हुई थी कि प्रियम्बल क्या है और प्रियम्बल इज़ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन देके ये कहा था कि हाँ, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है और हम उसको ईजिली अमेंड नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट उस समय ये कह रहे थे कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है और हम उसको अमेंड नहीं कर। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आया, द केशवरन भारती केस वर्सेस द केरला गवर्नमेंट। इस केस के अंदर जो 1973 में आया, इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट अपनी अर्लियर ओपिनियन को रिजेक्ट करते हुए कहता है कि नहीं, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, हमने वैसे ही प्रियम्बल को अडॉप्ट किया। जैसे ही हमने कॉन्स्टिट्यूशन को पास किया, वैसे हमने प्रियम्बल को पास किया। और प्रियम्बल से ही हमें इंडिकेट मिलता है कि हमारा संविधान कैसा होगा। तो हमें ये मानना चाहिए कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हैं, तो हम प्रियम्बल को भी अमेंड कर सकते हैं। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि जो प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सिग्निफिकेंस को बताता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस को बताता है। तो हम उसके बेसिक स्ट्रक्चर को रखते हुए उस मतलब अमेंडमेंट अगर हम करेंगे तो कहीं से भी उसका बेसिक स्ट्रक्चर ख़त्म नहीं होना चाहिए। इसीलिए
एक और केस आया LIC ऑफ इंडिया केस 1995 के अंदर। अगेन ये भी वही बात कह रहा था जो केशवानंद भारती केस के समय सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और हमें प्रियम्बल के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ना है। उसको ध्यान में रखते हुए अगर हमें लगता है कि उसमें कुछ अमेंडमेंट की ज़रूरत है तो हम कर सकते हैं। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में आज तक केवल एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, वो हुआ है 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और जिसमें 3 वर्ड्स जोड़े गए, द सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, और ये जो तीनों वर्ड हैं इन्होंने एक तरह से प्रियम्बल को और मजबूत बनाया। प्रियम्बल के इन वर्ड से हमें समझ में आता है, इसने प्रियम्बल के इस कंसेप्ट को और रिवाइड किया और हमें समझ में आता है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस बारे में है। आई होप सो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।